इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 घंटे के भीतर भारत को 3 गोल्ड मेडल मिल गए। भारत ने कुश्ती में 3 स्वर्ण पदक जीता है। 86 वर्ग किलोग्राम में दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता है, तो वहीं साक्षी मलिक ने 62 किलो वर्ग में हिंदुस्तान को सोना दिलाया है। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने 65 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 3 गोल्ड, 1 घंटे के भीतर भारत के 3 गोल्ड मेडल उनको मिल गए हैं। भारत ने कुश्ती में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 40 वर्ग किलोग्राम में दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता है, तो वहीं साक्षी मलिक ने 62 किलो वर्ग में हिंदुस्तान को सोना दिलाया है। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने 65 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं सोना जीत लेने के बाद साक्षी मलिक ने खुशी जाहिर की और कहा कि सोना जीतने पर जब राष्ट्रगान बजा तो वो भावुक हो गई। अब की बार बस सोच के यही आई थी कि गोल्ड ही लेके जाना है, क्योंकि मेरा ब्रॉन्ज भी था, सिल्वर भी था, तो बस ये नहीं था कि मेडल लेके आना है। सोच के ही घर से ये चली थी कि गोल्ड ही लेके आना है। और जो ओलंपिक्स में तिरंगा झंडा मैंने लहराया था, मुझे एक बार फिर से वही फील करना है और वो मैंने किया। बस लास्ट तक यही सोचती हूँ कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। जैसे ओलंपिक्स में भी लास्ट मैच था कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है, ये लास्ट मैच है, मेडल हाथ में आ सकता है। और यहाँ था कि गोल्ड हाथ में आ सकता है। तो बिल्कुल 4-0 के बाद, डाउन होने के बाद भी मैंने दिमाग में एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू इससे हार जाएगी। बस ये था कि कंटिन्यूअसली अटैक करने हैं। और ओलंपिक्स में भी 10 सेकंड में भी मैंने अटैक्स किए हैं, तो यहाँ तो मेरे पास पूरा 3 मिनट था, तो मैंने किया। तो कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने के बाद बजरंग पुनिया का टारगेट अब 2024 ओलंपिक है। कोई भी मेडल जीतते हैं तो वो एक अलग महत्व रखता है अपनी उसमें। तो मैं बिल्कुल दूसरा गोल्ड था मेरा 18 के बाद, और मैं ये सोच के नहीं गया था कि भाई मैं 18 को दोबारा से वो करूँगा कि भाई दोहराना है, या मैं नहीं दोहरा पाया तो क्या होगा। तो मेरा था कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट करना है। इतना प्यार और इतना सम्मान देशवासियों की तरफ से मिल रहा था, और बाहर के खिलाड़ी भी, बाहर के दर्शक भी इतना सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया। वहीं दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखो जी, वो दिमाग में बिल्कुल था मेरे को, क्योंकि आज ही के दिन 5 अगस्त को ही मैं 2021 5 अगस्त को ही मैं ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गया था। कि मेरे को ये था कि आज भी 5 अगस्त है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, पर नहीं, वैसा कुछ नहीं हुई बिल्कुल। फिर मैंने अपना फोकस पूरा 100% गेम पे ही लगाया, ये सब बातें को मतलब बिल्कुल साइड किया। और बड़ा थोड़ा अच्छा लगा कि ओलंपिक के बाद मैंने ये मेडल जीता है, तो उसकी थोड़ी बहुत भरपाई मैंने की है। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। अभी जो गेम्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स है, और 24 में जो पेरिस ओलंपिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, इनकी मैं अपनी पूरे 100% दूं। और सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में एक नागरिक की मौत हो गई है, जबकि एक जवान घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां एक आतंकी हमले में एक आम नागरिक की मौत हो गई है, जबकि एक जवान घायल हुआ है। आतंकी की ओर से फायरिंग की गई थी। फायरिंग में एक जवान भी जख्मी हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काले कपड़ों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश की सियासत गर्मा गई। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने इसे राम मंदिर से जोड़ दिया, जिस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कल यानी 5 अगस्त को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे। लेकिन शाम होते होते इस काले रंग पर सियासी घमासान मच गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने काले कपड़ों में कांग्रेस के प्रदर्शन को राम मंदिर से जोड़ दिया, जिसका समर्थन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास आज उसी का पवित्र दिन। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रचंड रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो
और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है। 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। वहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के हमले पर पलटवार करने में प्रियंका गांधी ने भी देरी नहीं की और उन्होंने भी भगवान राम का ही सहारा लिया। प्रियंका ने रामचरितमानस का दोहा ट्वीट कर लिखा कि जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है वह भगवान राम पर वार करता है। जो महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को मिथ्या वचन कहता है वह लोक नायक राम और भारत के जन का अपमान करता है। दिक्कत की बात यह है कि महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है, बजाय लोगों का समाधान करने के, बजाय दाम कम करने के, बजाय लोगों को हेल्प देने के, सहायता करने के, बीजेपी के ये निहायत ही बेशर्म बयान दिखाते हैं कि आवाज आंदोलन की गूंज रही है और उन कानों पर भी पहुंच गई है जहां पर यूजुअली जू रेंगती है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ईडी की कार्रवाई से भी जोड़कर हमला किया। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है। दावा किया गया कि इस विरोध के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए ईडी पर दबाव डाला जा रहा है। मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और तृणमूल नेताओं के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि बीजेपी की रैली के दौरान टीएमसी नेताओं ने उन पर हमला कर दिया। हाथ में लाठी डंडे लेकर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। हमला करने वालों में टीएमसी विधायक मजूमदार का नाम भी सामने आ रहा है। टीएमसी नेताओं के करप्शन के खिलाफ बीजेपी नेता रैली निकाल रहे थे। पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी रैली निकाल रही थी जहां मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि बीजेपी की रैली के दौरान टीएमसी नेताओं ने उन पर हमला कर दिया। उनके हाथों में लाठी डंडे थे और टीएमसी समर्थकों ने यह हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में एक बार फिर बारिश आफत बनकर टूटी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में गुजरात के लोगों को संभलकर रहने की जरूरत है। सड़कें पानी से लबालब भरी, गलियों में घुटने तक पानी जमा। सड़क पर जमा पानी दुकानों में घुसने लगा। फ्लाईओवर पर पानी भर गया। तस्वीरें गुजरात के सूरत की। डायमंड सिटी सूरत थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो गई। शुक्रवार को हुई आफत की बारिश में शहर का यह फ्लाईओवर जलमग्न हो गया। फ्लाईओवर पर 2 फीट तक पानी जमा होने से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अब इन तस्वीरों को देखिए, पूरी सड़क पानी में डूबी हुई। पानी के बीच से गाड़ियां आ जा रही हैं। पानी इतना ज्यादा है कि बाइक आधी पानी में डूबी हुई। गाड़ी वाले हो या पैदल, हर कोई पानी में होकर जाने को मजबूर है। आसपास की दुकानों में जब पानी घुसने लगा तो लोगों ने अपनी दुकानों का शटर गिरा दिया। जो दुकान थोड़ी ऊंचाई पर थी वो खुली जरूर दिखी। बारिश ने सूरत शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। सूरत समेत गुजरात के कई जिलों में बारिश हो रही है। शुक्रवार को सूरत में 57 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गिर सोमनाथ के ऊना में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मेहसाणा में 63 मिलीमीटर बारिश हुई। खेड़ा के मातर में 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि अहमदाबाद के मांडल में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुरेंद्रनगर के कई इलाकों में 105 से 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लिहाजा अहमदाबाद, गांधीनगर, पाटन, मेहसाणा और बनासकांठा के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम में थोड़ी सी बारिश ने एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। चलिए आप खुद देखिए, शुक्रवार शाम हुई बरसात से गुरुग्राम के लोग कैसे बेहाल हो गए। थोड़ी सी बारिश क्या हुई कि साइबर सिटी गुरुग्राम पानी पानी हो गई। शुक्रवार शाम हुई बारिश से गुरुग्राम का सोना इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया।
गाड़ियां पानी में डूब गई, दुकानों में पानी घुस गया। इस तस्वीर को देखिए, सड़क पानी में डूबी है और सड़क किनारे दुकान का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। साइबर सिटी में बदहाली की एक और तस्वीर देखिए। पानी की वजह से बाइक खराब हो गई और ये शख्स किसी तरह बाइक को धक्का लगाकर ले जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए। बाइक बंद होने के बाद वहां मौजूद बच्चे इस परिवार को धक्का देकर पानी से बाहर निकाल रहे हैं। मुसीबत और बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई। बाइक सवारी नहीं, कार वाले भी तालाब बनी साइबर सिटी में परेशान दिखे। किसी की कार बीच पानी में बंद हो गई तो किसी की कार को कुछ बच्चे धक्का देकर बाहर निकालते नजर आए। सड़क पर पानी इतना ज्यादा था कि आसपास की दुकानों में घुसने लगा, लिहाजा लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। लोगों का आरोप है कि हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जब बारिश आती है इस रोड पर पानी भर जाता है और इतना पानी हो जाता है वो दुकानों में अंदर आना शुरू हो जाता है। गाड़ी बाइक फंस जाती है इसमें और इस पर नगर निगम को काफ़ी बार कंप्लेंट दी हुई है, वो सुनकर अनदेखी कर देता है। इसका कोई सोल्यूशन किसी साल नहीं निकला है। हर बार की यही समस्या और हर बार कायम रहेगी। कुछ दुकानदारों का कहना है कि 1-2 साल से ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 30 सालों से वो ऐसी दुर्दशा देखते आ रहे हैं। लगभग 30 साल मुझे दुकान में बैठते हुए, 30 साल से ये समस्या ऐसी की ऐसे कितने एमएलए आ रहे, कितने एमएलए चले, कितनी बार लिखित में हम शिकायत दर्ज करा चुके हैं नगर परिषद में, परंतु वही ढाक के फूका। हर बारिश में दुकानों में पानी भरता है, सामान की खराबी होती है और निकलना बढ़ना पूरी दुकानदारी सारी खराब है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइबर सिटी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। और इसमें रुक रहे हैं बड़ी खबर का जो इजराइल से आ रही है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसमें चरमपंथियों के कमांडर समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों से भड़के फलस्तीनी चरमपंथियों ने भी देर रात इजराइल पर कई हमले किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इजराइल से, जहां पर गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जिसके बाद चरमपंथियों के कमांडर समेत 10 लोगों की मौत हो गई और इन हमलों से भड़के फलस्तीनी चरमपंथियों ने भी देर रात इजराइल पर कई हमले किए। तो देखिए, बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं विपक्ष यानी आरजेडी ने दावा कर दिया है कि राज्य में जल्द ही नई सरकार बनेगी। बिहार की जनता कर रही है पुकार, जल्द बने बिहार में समाजवादी सरकार। अभी इस बात की चर्चा ही हम समझते हैं कि समय को अनुकूल नहीं है। पहले तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए, हम लोगों भी 243 की करते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बीजेपी का ये बयान जेडीयू को रास नहीं आ रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये ऐलान किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू ने इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक साथ सरकार चला रहे हैं तो ये बात 2022 के जुलाई महीना में क्यों कि गठबंधन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? ये तो सर्वविदित है, गठबंधन की बुनियाद पर हम सरकार चला रहे हैं। तो ये बात को स्पष्ट किया जाना मुझे लगता है कि ये समय के अनुसार नहीं है। इससे पहले जब पटना में बीजेपी की सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर चर्चा की गई, तो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये कहकर चौंका दिया था कि जेडीयू बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। 243 सीट पर हमने तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए, हम लोगों भी 243 की करते हैं। वहीं इस मुद्दे को आरजेडी ने लपक लिया और नीतीश कुमार से दोस्ताना रवैया अपनाते हुए दावा कर दिया कि बिहार में जल्द ही समाजवादी की सरकार बनेगी। उन्माद और नफरत की राजनीति है जो बीज बोया जा रहा है, उससे आदरणीय नीतीश कुमार जी आहत हैं। अब नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, थोड़ा सा भी अंश उनमें तो है समाजवाद का, तो वो ये राजनीति का खतरनाक डिजाइन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल राजनीतिक पंडितों के बीच ये चर्चा है कि 2020 के चुनाव में जेडीयू 73 से 43 सीटों पर सिमट गई, जिससे उसे सियासी नुकसान हो रहा है। एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई है और यही बात नीतीश को चुभ रही है। इसलिए बार बार बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी देखने को मिल रही है। वहीं टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने टीएमसी नेता अनुव्रत को तलब किया। पशु तस्करी मामले में अनुव्रत को तलब किया गया।
सोमवार सुबह अनुव्रत को सीबीआई के सामने पेश होना है। सीबीआई ने बीरभूम जिले में बुधवार को छापेमारी की थी। इससे पहले भी अनुव्रत से पशु तस्करी मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो देखिए, काले कपड़ों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश की सियासत गर्मा गई। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने इसे राम मंदिर से जोड़ दिया, जिस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। महंगाई पर कांग्रेस की महाभारत। काले कपड़े पर बीजेपी का संग्राम। आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। जनता में हाहाकार, सियासत जोरदार। जो जनता का दर्द आज कांग्रेस के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर उजागर किया, उससे साफ है कि मोदी और अमित शाह जी घबरा गए हैं। महंगाई के नाम आ गए श्री राम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। अब महंगाई से बचाएं भगवान। बजाय दाम कम करने के, बजाय लोगों को हेल्प देने के, सहायता करने के, बीजेपी के ये निहायत ही बेशर्म बयान। सियासत का काला खेल। कल यानी 5 अगस्त को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे। लेकिन शाम होते होते इस काले रंग पर सियासी घमासान मच गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने काले कपड़ों में कांग्रेस के प्रदर्शन को राम मंदिर से जोड़ दिया, जिसका समर्थन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास आज उसी का पवित्र दिन। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे, आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रचंड रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है। 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। वहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के हमले पर पलटवार करने में प्रियंका गांधी ने भी देरी नहीं की और उन्होंने भी भगवान राम का ही सहारा लिया। प्रियंका ने रामचरितमानस का दोहा ट्वीट कर लिखा कि जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है वह भगवान राम पर वार करता है। जो महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को मिथ्या वचन कहता है वह लोकनायक राम और भारत के जन का अपमान करता है। दिक्कत की बात यह है कि महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। बजाय लोगों का समाधान करने के, बजाय दाम कम करने के, बजाय लोगों को हेल्प देने के, सहायता करने के, बीजेपी के ये निहायत ही बेशर्म बयान दिखाते हैं कि आवाज आंदोलन की गूंज रही है और उन कानों पर भी पहुंच गई है जहां पर यूजुअली जू रेंगती है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ईडी की कार्रवाई से भी जोड़कर हमला किया। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है। दावा किया गया कि इस विरोध के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए ईडी पर दबाव डाला जा रहा है। मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना।
दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि श्रीकांत ने एक महिला से बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। यही वो बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी हैं जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। इस वीडियो में श्रीकांत एक महिला के साथ बदसलूकी करता दिखा। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ दिखा इसने गाली गलौज के बाद उस महिला को धक्का देने की भी कोशिश की। इस बीच वहां कई लोग मौजूद नजर आए, लेकिन डर की वजह से कोई बीच बचाव करने भी नहीं आया। ये मामला नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ और फिर नौबत मारपीट तक आ गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। बताया गया कि श्रीकांत त्यागी बड़ा रसूख वाला है और इसकी पहुंच राज्य के बड़े नेताओं तक है। तेरे पति को जानता हूँ मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ पे राज कर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली में, जहां बीजेपी और तृणमूल नेताओं के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि बीजेपी की रैली के दौरान टीएमसी नेताओं ने उन पर हमला कर दिया। हाथ में लाठी डंडे लेकर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। हमले करने वालों में टीएमसी विधायक मजुमदार का नाम सामने आ रहा है। टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नेता रैली निकाल रहे थे। पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। और अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां 1 घंटे के भीतर भारत को 3 गोल्ड मेडल मिल गए। भारत ने कुश्ती में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 86 वर्ग किलोग्राम में दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता है, तो वहीं साक्षी मलिक ने 62 किलो वर्ग में हिंदुस्तान को सोना दिलाया है। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने 65 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का परचम किस तरह से बुलंद हुआ, बता रहे हैं जीएस विवेक। तो कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने गोल्ड जीता है। 1 घंटे के अंदर 3 गोल्ड मेडल कुश्ती में मिले भारत को। साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया ने भी गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। भारी बारिश से बेहाल है उत्तर से लेकर दक्षिण तक से। दिल्ली के गुरुग्राम में थोड़ी सी बारिश ने एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। चलिए आप खुद देखिए, शुक्रवार शाम हुई बारिश से गुरुग्राम के लोग कैसे बेहाल हो गए। थोड़ी सी बारिश क्या हुई कि साइबर सिटी गुरुग्राम पानी पानी हो गई। शुक्रवार शाम हुई बारिश से गुरुग्राम का सोना इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया। गाड़ियां पानी में डूब गई, दुकानों में पानी घुस गया। इस तस्वीर को देखिए, सड़क पानी में डूबी है और सड़क किनारे दुकान का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। साइबर सिटी में बदहाली की एक और तस्वीर देखिए। पानी की वजह से बाइक खराब हो गई और ये शख्स किसी तरह बाइक को धक्का लगाकर ले जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, बाइक बंद होने के बाद वहां मौजूद बच्चे इस परिवार को धक्का देकर पानी से बाहर निकाल रहे हैं। मुसीबत और बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई। बाइक सवार ही नहीं, कार वाले भी तालाब बनी साइबर सिटी में परेशान दिखे। किसी की कार बीच पानी में बंद हो गई तो किसी की कार को कुछ बच्चे धक्का देकर बाहर निकालते नजर आए। सड़क पर पानी इतना ज्यादा था कि आसपास की दुकानों में घुसने लगा, लिहाजा लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। लोगों का आरोप है कि हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जब बारिश आती है इस रोड पर पानी भर जाता है और इतना पानी हो जाता है वो दुकानों में अंदर आना शुरू हो जाता है। गाड़ी बाइक फंस जाती है इसमें और इस पर नगर निगम को काफी बार कंप्लेंट दी हुई है, वो सुनकर अनदेखी कर देता है। इसका कोई सॉल्यूशन किसी साल नहीं निकला है। हर बार की यही समस्या और हर बार कायम रही है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि 1-2 साल से ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 30 सालों से वो ऐसी दुर्दशा देखते आ रहे हैं। लगभग 30 साल मुझे दुकान में बैठते हुए, 30 साल से ये समस्या ऐसी की ऐसी है। कितने एमएलए आ रहे, कितने एमएलए खड़े, कितनी बार लिखित में हम शिकायत दर्ज करा चुके हैं नगर परिषद में, परंतु वही ढाक के फिरता। हर बारिश में दुकानों में पानी भरता है, सामान की खराबी होती है और निकलना बढ़ना पूरी दुकानदारी सारी खराब है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइबर सिटी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है।
बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर बारिश आफत बनकर टूटी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में गुजरात के लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। गलियों में घुटने तक पानी जमा है। सड़क पर जमा पानी दुकानों में घुसने लगा। फ्लाईओवर पर पानी भर गया है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की। डायमंड सिटी सूरत थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो गई। शुक्रवार को ही आफत की बारिश में शहर का ये फ्लाईओवर जलमग्न हो गया। फ्लाईओवर पर 2 फीट तक पानी जमा होने से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अब इन तस्वीरों को देखिए। पूरी सड़क पानी में डूबी हुई। पानी के बीच से गाड़ियां आ जा रही हैं। पानी इतना ज्यादा है कि बाइक आधी पानी में डूबी हुई। गाड़ी वाले हो या पैदल, हर कोई पानी में होकर जाने को मजबूर है। आसपास की दुकानों में जब पानी घुसने लगा तो लोगों ने अपनी दुकानों का शटर गिरा दिया। जो दुकान थोड़ी ऊंचाई पर थी वो खुली जरूर दिखी। बारिश ने सूरत शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। सूरत समेत गुजरात के कई जिलों में बारिश हो रही है। शुक्रवार को सूरत में 57 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गिर सोमनाथ के ऊना में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मेहसाणा में 63 मिलीमीटर बारिश हुई। खेड़ा के मातर में 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि अहमदाबाद के मांडल में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुरेंद्रनगर के कई इलाकों में 105 से 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लिहाजा अहमदाबाद, गांधीनगर, पाटन, मेहसाणा और बनासकांठा के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं गुजरात की मेहसाणा में बारिश की वजह से नाले में गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा को लोगों ने बचा लिया। गुजरात में हो रही बारिश और प्रशासन की लापरवाही ने एक छात्रा की जान ले ली। खुले नाले की ये तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की हैं, जहां नाले में गिरकर जया नाम की छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जया और उसकी सहेली साइकिल से स्कूल से घर लौट रही थी, तभी बारिश की वजह से दोनों नाले में गिर गए। विसनगर नगर निगम की लापरवाही के कारण एक छात्रा की मौत हो गई है। 8वीं क्लास में अभ्यास करने वाली छात्रा स्कूल से अपने घर जा रही, तब बारिश की वजह से पानी का फ्लो बढ़ा और पानी के फ्लो के साथ छात्रा इसी नाले के अंदर डूबने लगी। जब 2 छात्रा साथ में थी, दोनों छात्रा इस नाले के अंदर डूबने लगी, तब स्थानिकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसमें एक छात्रा को बचा लिया गया और एक छात्रा की मौत हो गई। लोगों ने जया को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। मां की आंखें बेटी को तलाश रही हैं, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं, और इसका जिम्मेदार हमारा प्रशासन है। चलिए बात करते हैं यूपी में। बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कहीं पुल का अप्रोच रोड बह गई तो कहीं कॉलोनी पानी में डूब गई। सड़क की मिट्टी पानी में बह गई है और पुल उफनती गंगा नदी में खड़ा रह गया। इन तस्वीरों को देखिए। पुल के आगे का हिस्सा पानी में बह गया है। इसके आगे पुल नहीं, बल्कि अप्रोच रोड था, जो गंगा के उफान में बह गया। करीब 100 मीटर तक अप्रोच रोड बह चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार कटान हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। पुल का अभी उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल का अप्रोच रोड पानी में समा गया। 2017-18 में हस्तिनापुर भीमकुंड गंगा पुल का निर्माण का काम शुरू हुआ था। यूपी सेतु निगम लिमिटेड की निगरानी में बने इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था और ये हाल हो गया। इससे निर्माण में बरती गई लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी के फर्रुखाबाद में भी कटान तेजी से होने लगी है, जिससे गंगा किनारे बसे लोगों को प्रशासन सुरक्षित ठिकाने पर जाने की अपील कर रहा है। यही नहीं, लोगों से गांव खाली करने को कहा गया। यूपी के हाथरस की रमनपुर नई बस्ती में पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश का कितना पानी कॉलोनी में जमा है।
न पानी निकलने का इंतजाम है और न ही प्रशासन कोई सुध ले रहा है। ऐसे में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यूपी के गोंडा में भी घाघरा नदी उफान पर, पानी खतरे के निशान को पार कर गया। गोंडा में घाघरा नदी पर बने एल्गिन ब्रिज के निचले हिस्से तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन नदी किनारे से लोगों को हटाने की कोशिश में जुट गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी की नदियां डराने लगी। ऐसे में अगर बारिश और हुई तो मुश्किलें बढ़ना तय है। वहीं यूपी के बाराबंकी में घाघरा और सरयू नदी लोगों को डराने लगी है। नदी किनारे काफी तेजी से कटान हो रहा है। हर दिन कटान बढ़ने से नदी किनारे रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ देखिए नदी किनारे जो जमीन है लगातार उसमें कटान देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो नदी किनारे लोग रहते हैं उनके लिए काफी मुसीबतें बढ़ गई हैं, चुनौतियां बढ़ गई हैं और कटान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी में नदियों में लगातार उफान देखने को मिल रहा है, तेजी से उफान बढ़ भी रहा है। ऐसे में आसपास की जमीन में जो कटान हो रहा है वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। खासतौर पर जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनके लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। बाराबंकी में नदी किनारे कितना रफ्तार से कटान हो रहा है वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनी जिहाद ग्रुप के सीनियर कमांडर तहसीर जावरी को मार गिराया है। इस ऑपरेशन का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। सीनियर कमांडर तहसीर जावरी को किस तरह से मारा गया वो आप इस फुटेज में देख पा रहे होंगे तस्वीरें। इजराइल ने हमले में चरमपंथी ग्रुप को खासा नुकसान पहुंचाया है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप का कमांडर था। विद्रोहियों ने इजराइल पर 70 रॉकेट भी दागे तो विद्रोहियों की तरफ से भी पलटवार किया गया। लेकिन ऑपरेशन का लाइव वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरह धुएं का उठता गुबार बता रहा है कि हमला यहां पर कितना खतरनाक रहा होगा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच ये जंग और लाइव वीडियो जब सीनियर कमांडर तहसीर जावरी को मार गिराया गया तो गाजा पट्टी में जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में यह हमला किया गया इजराइल की आर्मी की ओर से। चरमपंथियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। सीनियर कमांडर तहसीर जावरी को इस हमले में मारा गया। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं वो एक तस्वीर जो हमले की और दूसरी तस्वीर तहसीर जावरी की आप देख पा रहे हैं। तहसीर जावरी को ही इस हमले में जो आप एक और तस्वीर में देख पा रहे हैं वो अटैक जिसमें तहसीर जावरी को मार गिराया गया। तो फिलिस्तीनी जिहाद ग्रुप का ये सीनियर कमांडर तहसीर जावरी। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रणय, जो हमला किया गया है उसकी फुटेज भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ ही तहसीर जावरी जिसे मार गिराया गया, कितना बड़ा नुकसान कट्टरपंथियों के लिए? देखिए, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के अलग अलग पोजीशन के ऊपर ये दक्षिणी इजराइल के अंदर हमले लगातार इजराइल कर रहा है और खासतौर पर गाजा का इलाका जो है, क्योंकि जिस तरीके से रॉकेट हमले हुए थे इजराइल के आज या कह लीजिए नहाल या नूर, इन तमाम शहरों के अंदर जिस तरीके से रॉकेट बमबारी की गई थी PIZ की तरफ से, क्योंकि सारा मसला जो है ये सारा मसला है बसम सद्दी, जिसे गिरफ्तार किया गया था, इजरायली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से PIZ जो है, जो कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद है, वो लगातार ये धमकी दे रहा था कि वो इजराइल को निशाना बनाएगा और उसके कमांडर को छुड़वाना है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से हमले इजराइल ने किए हैं और इजराइल ने न के तो प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी बताते हैं किस तरीके से हमले किए गए और हमले में तहसीर जावरी को मारा गया है। तहसीर जावरी, किस तरह से ये हमले हुए आइए दिखाते हैं आपको। बमबारी की ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं, जहां इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच जंग जैसे हालात बन गए। इजराइल का दावा है कि उसने चरमपंथी संगठन को निशाना बनाकर हमला किया और उसमें एक आतंकी को मार गिराया। इस हमले का गाजा पट्टी में विरोध शुरू हो गया और जनाजे की नमाज के बाद इजराइल पर जवाबी हमले शुरू हो गए। रात के वक्त हुए इस हमले में वहां का आसमान बमों और आग के शोलों से धड़कने लगा। हर तरफ बमों की बारिश होने लगी। इजराइल का दावा है कि उसने फिलिस्तीनी चरमपंथियों के जरिए दागे गए कई बमों और मिसाइलों को आयरन ड्रोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया।
आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में लगी वो मिसाइल है जो रॉकेट या लॉन्चर के करीब जाते ही फट जाती है और आसमान में ही दुश्मनों के रॉकेट को नष्ट कर देती है। दावा है कि इजराइल ने इसी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर फिलिस्तीनी चरमपंथियों के हमले को नाकाम कर दिया। वहीं फिलिस्तीनी चरमपंथियों का दावा है कि इजरायली सेना के हमले में 40 लोग घायल हो गए। वहीं इजराइल ने साफ किया कि उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, एक सवाल उठ रहा है कि क्या ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान ताइवान पर चीन की बौखलाहट के बाद आया, जिसमें चीन ने युद्धाभ्यास की आड़ में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। मिलिट्री डील के दौरान चीन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का भी खूब इस्तेमाल किया, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। दुश्मनों को थर्रा देने वाली इन मिसाइलों ने अपनी हदें भी तोड़ी। एक दिन पहले जापान ने दावा किया था कि युद्धाभ्यास के दौरान चीन की 5 मिसाइलें उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गिरी। वहीं नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बेकाबू हुए चीन पर ताइवान ने एक नया खुलासा किया। ताइवान का दावा है कि चीन के 49 विमान और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया। लेकिन इन आरोपों से बेपरवाह चीन ने न सिर्फ अमेरिका को चेतावनी दे डाली, बल्कि कई प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान कर दिया। कंबोडिया की आसियान बैठक में भी ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी का मुद्दा छाया रहा। अमेरिका को एक और अमेरिकी हाउस स्पीकर को ताइवान जाने की अनुमति देने की गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका के इस कड़े एतराज के बाद चीन ने अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया और चीन ने जलवायु परिवर्तन समेत अमेरिका के साथ होने वाली 8 वार्ताओं को रद्द कर दिया। वहीं अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आज तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से ये बाइक रैली इंडिया गेट तक जाएगी। तिरंगा बाइक रैली में 750 बाइक सवार हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में ये बाइक रैली निकाली जा रही है। संस्कृति मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। तिरंगा यात्रा का रूट क्या है वो आपको बता रहे हैं। ताल कटोरा स्टेडियम से मेटरडई स्कूल होते हुए पटियाला हाउस तक और उसके बाद आगे इंडिया गेट से ये बाइक रैली गुजरेगी। के इस रास्ते में 750 बाइक सवार शामिल हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में ये बाइक रैली निकाली जा रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद नए उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और आज ही वोटों की गिनती भी की जाएगी। तो सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटिंग। आज तय हो जाएगा देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ होंगे अगले उपराष्ट्रपति या फिर विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की ताजपोशी होगी। लेकिन नतीजा आने से पहले अगर मौजूदा समीकरणों की बात करें तो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा जीत से दूर नजर आ रही हैं, जबकि आंकड़े एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार को 515 के करीब मत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो बहुमत के आंकड़े 390 से काफी ज्यादा है। उपराष्ट्रपति के रूप में एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे।
वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी का आरोप है कि विधायक असित मजूमदार की गाड़ी को रोककर नारेबाजी की गई, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली की हैं, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी देर में ऐसा लगने लगा कि ये लोग एक दूसरे की जान लेकर ही दम लेंगे। मारपीट के दौरान लाठी भी निकल गई। आरोप है कि टीएमसी विधायक असित मजूमदार ने बीजेपी के लोगों को इसी लाठी से मारने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में वहां अफरा तफरी मच गई और बीजेपी के लोग बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे और इस दौरान कुछ महिलाएं हालात को संभालने में जुटी दिखी। इससे पहले विधायक असित मजूमदार की गाड़ी वहां पहुंची, जिसके बाद बीजेपी के कुछ लोगों ने झंडे लेकर गाड़ी का घेराव किया और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। बस इसी बात पर वहां का माहौल बिगड़ गया और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। वहीं इस मामले में पुलिस ने घटना वाली जगह से बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। तो दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि श्रीकांत ने एक महिला से बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। क्या हो गया भाई साहब? अरे आराम से सर, आराम से। यही वो बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी हैं, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। इस वीडियो में श्रीकांत एक महिला के साथ बदसलूकी करता दिखा। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ दिखा इसने गाली गलौज के बाद उस महिला को धक्का देने की भी कोशिश की। इस बीच वहां कई लोग मौजूद नजर आए, लेकिन डर की वजह से कोई बीच बचाव करने भी नहीं आया। ये मामला नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ और फिर नौबत मारपीट तक आ गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। बताया गया कि श्रीकांत त्यागी बड़ा रसूख वाला है और इसकी पहुंच राज्य के बड़े नेताओं तक है। तेरे पति को भी जानता हूँ मैं, समझी? अगर लगाया ना पेड़ पे राज कर देना कहीं पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर उत्तर कोरिया से आपको बता देते हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया है कि नैन्सी पेलोसी साउथ कोरिया को उत्तर कोरिया के खिलाफ भड़का रही हैं। अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। 4 अगस्त को नैन्सी साउथ कोरिया गई थी। अप्रैल के महीने में नैन्सी पेलोसी ने यूक्रेन जाकर उसे भड़काया था और अब यही काम वो साउथ कोरिया आकर भी कर रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि नैन्सी इससे पहले यूक्रेन को भड़का चुकी हैं और अब साउथ कोरिया को भड़का रही हैं। तो नैन्सी साउथ कोरिया के दौरे पर थी और उत्तर कोरिया ने ये धमकी दी है। तो उत्तर कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि इसका अंजाम बुरा होगा। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि नैन्सी साउथ कोरिया को उत्तर कोरिया के खिलाफ भड़का रही है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष, अब नॉर्थ कोरिया को नैन्सी पेलोसी का साउथ कोरिया जाना रास नहीं आया है। जी हाँ, बिल्कुल राइटली सेड। और नॉर्थ कोरिया की तरफ से डिक्टेटर किम जोंग उन की तरफ से इसको धमकी के तौर पर देखा जा सकता है। क्लियरली उन्होंने अपने जो प्रेस रिलीज जारी की है विदेश मंत्रालय ने, आखिरी लाइन पर आप ध्यान दें, साफ तौर पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स विल हैव टू पे डियरली, यानी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तक आरोप लगाया है कि जो कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग, ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया है पैमुनजोंग का, वहां पर जाकर के उकसाने की कोशिश की है अमेरिका की तरफ से नैन्सी पेलोसी ने। राइटली से जैसा आपने कहा कि बाकायदा अपने बयान में ये कहा है कि अप्रैल के महीने में यूक्रेन भी जाके उकसाया था, इस बार साउथ कोरिया में आकर के क्लियरली ये बोल करके कि नॉर्थ कोरिया को सीमित करने के लिए अमेरिका साउथ कोरिया के साथ खड़ा रहेगा, ऐसा करके अमेरिका ने उकसाया और इसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। तो ये तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से अमेरिका को सीधी चेतावनी है। ताइवान के बनिस्बत चाइना ने जो भी कार्रवाई की है अमेरिका और नैन्सी पेलोसी के खिलाफ, उसके बाद इसको एक बड़ा डेवलपमेंट इस रीजन के तौर पर, इस रीजन में उसके तौर पर देखा जा सकता है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। तो देखिए, सवाल है कि क्या ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात बन गए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।
Beijing will not manufacture a crisis or seek a pretext to increase its aggressive military activity. We in countries around the world believe that अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान ताइवान पर चीन की बौखलाहट के बाद आया, जिसमें चीन ने युद्धाभ्यास की आड़ में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। मिलिट्री डील के दौरान चीन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का भी खूब इस्तेमाल किया, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। दुश्मनों को थर्रा देने वाली इन मिसाइलों ने अपनी हदें भी तोड़ी। एक दिन पहले जापान ने दावा किया था कि युद्धाभ्यास के दौरान चीन की 5 मिसाइलें उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गिरी। वहीं नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बेकाबू हुए चीन पर ताइवान ने एक नया खुलासा किया। ताइवान का दावा है कि चीन के 49 विमान और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया। लेकिन इन आरोपों से बेपरवाह चीन ने न सिर्फ अमेरिका को चेतावनी दे डाली, बल्कि कई प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान कर दिया। कंबोडिया की आसियान बैठक में भी ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी का मुद्दा छाया रहा। अमेरिका के इस कड़े एतराज के बाद चीन ने अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया और चीन ने जलवायु परिवर्तन समेत अमेरिका के साथ होने वाली 8 वार्ताओं को रद्द कर दिया। इजराइल ने फलस्तीनी जिहाद ग्रुप के सीनियर कमांडर तहसीर अल जाबरी को मार गिराया है। इस ऑपरेशन का लाइव वीडियो सामने आया, जिसके बाद भड़के फिलिस्तीनी विद्रोहियों ने रात में ताबड़तोड़ 70 से ज्यादा रॉकेटों से हमले किए हैं। बमबारी की ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं, जहां इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच जंग जैसे हालात बन गए। इजराइल का दावा है कि उसने चरमपंथी संगठन को निशाना बनाकर हमला किया और उसमें एक आतंकी को मार गिराया। इस हमले का गाजा पट्टी में विरोध शुरू हो गया और जनाजे की नमाज के बाद इजराइल पर जवाबी हमले शुरू हो गए। रात के वक्त हुए इस हमले में वहां का आसमान बमों और आग के शोलों से धड़कने लगा। हर तरफ बमों की बारिश होने लगी। इजराइल का दावा है कि उसने फिलिस्तीनी चरमपंथियों के जरिए दागे गए कई बमों और मिसाइलों को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में लगी वो मिसाइल है जो रॉकेट या लॉन्चर के करीब जाते ही फट जाती है और आसमान में ही दुश्मनों के रॉकेट को नष्ट कर देती है। दावा है कि इजराइल ने इसी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर फिलिस्तीनी चरमपंथियों के हमले को नाकाम कर दिया। वहीं फिलिस्तीनी चरमपंथियों का दावा है कि इजरायली सेना के हमले में 40 लोग घायल हो गए। वहीं इजराइल ने साफ किया कि उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब देख लेते हैं कि आज क्या कहती है इरफान की कलम। कल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम से मुलाकात की और राज्य के लिए बकाया पैसे की मांग की। तो इस पर हम यही कहेंगे, दीदी ओ दीदी, इतना पैसा तो आप अर्पिता और पात्र से ही ले लेती, क्योंकि वो पैसा भी तो देश का ही था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।